भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 7। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 7 बेटे, 6 लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर दिए। कैसे समय बीत जाता है यार, पता भी नहीं चलता। अभी लगता था कि बजटिंग स्टार्ट की है, बजटिंग हो गया, मेरिट्स बता दिए, फंक्शनल बजट्स कब स्टार्ट हुए, एंड आई हैव कवर्ड सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, यूसेज। बस दोस्तों, इसी तरह से लाइफ में आपने आगे बढ़ते रहना है। आज लेक्चर 7 है। टुडे आई विल बी कंक्लूडिंग विद द ऑपरेशनल बजट्स। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड विद ऑपरेशनल बजट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फाइनेंशियल बजट्स की बातें बताऊंगा। फाइनेंशियल बजट्स के साथ साथ जैसे ही वो कंप्लीट होगा, आज ही मास्टर बजट बता दूंगा। बेटे, बड़ा प्यारे प्यारे से छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात बड़ी प्यारी सी कहना चाहता हूं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, इस चीज में विश्वास रखो। ठीक है जी। आइए इन बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातों के साथ। बेटे, एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव प्रिपेयर्ड 20 कंसेप्ट्स। मैंने अपने 20 कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, और इन सब की ऐसी रिलेशनशिप बनाई है कि आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली सारी बातें खुद ही रिलेट करने होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने अभी तक फर्स्ट कंसेप्ट करा दिया, मीनिंग ऑफ बजट्स, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। Concept number 2, merits and positives of budgets. I have already done it. Concept number 3, what is the meaning of a budgeting period, or what I mean by budgeted framework. I have already done it. Concept number 4, functional budgets. कि functions कैसे करते हैं, उनकी बजटिंग कैसे करते हैं। बेटे, लास्ट 4-5 लेक्चर्स उसी पे डिवोट कर दिए मैंने। आई हैव डिस्कस सेल्स बजट, आई हैव डिस्कस प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूसेज बजट, मटेरियल परचेज, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। बेटे, क्या नहीं बताया आप ये बताओ। अभी कंसेप्ट नंबर 5 मैंने स्टार्ट नहीं किया। आज कंसेप्ट नंबर 4 में पूरा कंक्लूड कर दूंगा। कंसेप्ट नंबर 5 है बजट मेथोडोलॉजीज। It means how we can prepare a budget, whether we can prepare a fixed budget or a flexible budget, whether that budget is a project budget, performance budget, activity based budget, zero based budgeting. So these will be the different methods, methodologies of preparing budgets. करेंगे बेटे, लेक्चर नंबर 8 में करेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ज़्यादा घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुने जी और छोड़ दो, बाकी दियाँ गल्लां छड्डो। दिल साफ होना चाहिए। यू हैव टू लिसन टू माई वॉइस, माई डियर फ्रेंड्स। माई स्टोरी, मेरी कहानी आपके सामने ये रही। मैंने कहानी शुरू की और मैंने कहा एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज यू हैव टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, अ परफॉर्मा, a budgeted income statement and a budgeted balance sheet, or you have to prepare budgeted financial statements. आपको भविष्य में जो होने वाला है उसका अंदेशा लगाकर आज ही वो चीजें कैलकुलेट करके अपनी मैनेजमेंट को देनी है। फ्यूचर टेंस की बातें करेंगे। वी हैव डिस्कस इन द फॉर द फ्यूचर टेंस। अच्छा, बजटेड इनकम स्टेटमेंट की बात करें या बजटेड बैलेंस शीट की बात करें तो वी कैन प्रिपेयर विद हेल्प ऑफ अ मास्टर बजट। हम मास्टर बजट की हेल्प से ये सब बना सकते हैं। अच्छा, मास्टर बजट के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट का नाम है जी, मैंने कहा, which we have already discussed in the last so many lectures. One is budgeted income statement. We have concluded, मैंने लास्ट लेक्चर में जब फंक्शनल बजट्स कराए थे, मैंने कहा था ऑपरेशनल बजट्स जब कंप्लीट हो रहे हैं तो मैंने कहा था नाउ यू कैन प्रिपेयर अ बजटेड इनकम स्टेटमेंट। बिकॉज इनकम को कैसे बोलते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग ओवरहेड्स, ऑल वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है जी। तो मास्टर बजट बनाना पड़ेगा। अच्छा, मास्टर बजट में हमने ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर्ड फंक्शनल बजट्स, तो मैंने ये बात आपको ऑलरेडी करा दी है। बट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर a budgeted financial statement, and when I say a budgeted financial statement, it consists of a financial position also, it consists of balance sheet also,
तो मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताने जा रहा हूं कि बेटे बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपके पास 4 टूल्स, यू हैव टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल बजट्स। पैसे आएंगे कहाँ से? आपने कहा जी सेल्स होगी, आपने कहा ये कॉस्ट होगी, आपने कहा ये मशीनरी खरीदनी है, बट फ्रॉम वेयर दोस फंड्स विल कम? हम खाली पैसों की बातें करेंगे और मास्टर बजट के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर ऑपरेटिंग बजट्स, and for that we will be concluding with a budgeted income statement. And the second part is I want to find out what will be my assets and liabilities. मेरी इक्विटी कैसी होगी, मेरी बैलेंस शीट कैसी होगी, मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी होगी, एंड फॉर दैट आई विल बी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल बजट्स। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आज ही फाइनेंशियल बजट स्टार्ट भी कर दूंगा और आज ही फाइनेंशियल बजट कंप्लीट भी हो जाएगा, इसलिए लक्की 7 है। और लक्की 7 वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन आई से बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, I mean budgeted income statement, which I have already done it. I also mean budgeted balance sheet. I also mean budgeted cash flow. I also mean cash budget. So the point is, इन सभी 4-5 बजट्स जो मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बेटे, इनका नाम है फाइनेंशियल बजट्स। तो आप डायग्राम बनाएं बेटे। फाइनेंशियल बजट्स में मैं 4 बजट्स को डिस्कस करूंगा। 1 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सेकंड इज कैश बजट, थर्ड इज बजटेड बैलेंस शीट, फोर्थ इज बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। तो मैं भूपेश आनंद, आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 4 बजट्स। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, दूसरा कैश बजट, तीसरा बजटेड बैलेंस शीट, फोर्थ बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 4। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फाइनेंशियल बजट्स को स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने आपको बता दिया कि पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल बजट्स। और इसमें सबसे पहले बेटे फाइनेंस की बातें अगर हम करें तो आपको ये देखना है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ फंड, उसको देख लेंगे। मैं सबसे पहला बजट जो डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप घर में हम सब मेंबर्स रहते हैं, आपको कार खरीदनी होती है, सपोज यू वांट टू बाय अ कार, तो क्या उसकी हम प्लानिंग नहीं करते कि कौन सा मॉडल होगा, कौन सी गाड़ी लेंगे, उसके पैसे कितने लगेंगे, कहाँ से आएंगे, लोन लेंगे या नहीं लेंगे? घर ही लेना होता है यार। तो घर लाइफ में कभी कभी लेते हैं। फॉर अ इंडिविजुअल घर लेना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाउस लोन लेंगे या नहीं लेंगे, कौन से बैंक से लें, कहाँ से सस्ता मिलेगा, किस एरिया में घर होना चाहिए, ये सभी बातों को आप चेक करते हैं या नहीं करते? बेटे एक्चुअली में आप ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाते आ रहे हैं, बट आज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मैं आपसे ये कहूँगा कि व्हेन आई से एक्सपेंस विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो कभी कभी होता है, मशीनरी कभी कभी खरीदते हैं, एक्सपेंशन कभी कभी होता है, डाइवर्सिफिकेशन कभी कभी होता है, नया प्रोजेक्ट कभी कभी स्टार्ट करते हैं, रिप्लेसमेंट कभी कभी होता है, रोज थोड़ी करते हैं बेटा। इट मीन्स दोज डिसीजंस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो कभी कभी होती है यार, जो रेगुलर नेचर की नहीं है यार। आई विल से दोज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, रिलायंस जियो स्टार्ट करना था तो मुकेश अंबानी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट प्रिपेयर किया होगा। अपोलो टायर्स को एक न्यू मशीनरी ट्यूबलेस टायर के लिए मैन्युफैक्चर के लिए करनी है तो दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ऐसा नहीं कि रात को सपना आया सुबह जर्मनी से मशीनरी परचेज कर ली, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। आपको लगता है कि आपको रात को सपना आएगा अगले दिन सुबह घर खरीद लोगे? बेटे दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। आपकी लाइफ की पूंजी, ह्यूज सम ऑफ मनी विल बी इन्वॉल्व। कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप हेडिंग लिखिए जी, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट शुरू कर चुका हूं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने यहां था, मैं इससे पहले यहां था, मैंने अपनी स्टोरी शुरू कर दी थी। मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, मुझे प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट मैंने अपनी कंप्लीट कर दी। लास्ट लेक्चर में बड़े सारे बजट्स बताए, ऑपरेटिंग बजट्स, फंक्शनल बजट, वो सारे थे जो इनकम स्टेटमेंट के थे। अभी मुझे आपको कुछ स्किल्स देनी है विद हेल्प ऑफ विच यू कैन प्रिपेयर बजटेड बैलेंस शीट।
with the help of which you can prepare budgeted, cash flow statement, with the help of which you can prepare budgeted financial statements. I think आप समझ रहे हैं. तो बेटे मैं आज आपके सामने थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं और बजटेड फाइनेंशियल पोजीशन इसकी बात कर रहा हूं. बजटेड फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने के लिए मैं आपको कहूंगा, I want to find out what are my assets, what are my liabilities, what is this. So for that I will be calculating, I will be preparing capital expenditure budget. मैं कैश बजट बनाऊंगा, मैं बजटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा, मैं बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा और आज ही सब कुछ बता दूंगा. बेटे मुश्किल नहीं है. सबसे पहले तो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाना भी स्टार्ट कर दिया, बताना भी स्टार्ट कर दिया that this is a capital expenditure budget. बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे पहले मैंने मीनिंग लिखा और यहां पे लिखा what are the features of capital expenditures. पहली बात मैं कहता हूं those expenses which involve huge sum of money, जिसमें बड़े सारे पैसे लग जाते हैं, हम ये कहेंगे कि बेटे दोज एक्सपेंसेस आर नेम्ड एज कैपिटल एक्सपेंसेस. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. सेकंड पॉइंट इज, आपने जो भी कोर्स ज्वाइन किया दोस्तों, दोज आर इरिवर्सिबल इन नेचर. आप मुझे बताइए, रतन टाटा जी ने नैनो का प्लांट स्टार्ट किया, मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो किया. All these are capital expenditure decisions. They involve huge sum of money. They cannot be reversed. और अगर आप रिवर्स करेंगे, जैसे मैरिज करना इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. अगर आपने मैरिज कर ली तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी. इसी तरह से फॉर एन एंटिटी इफ दे रिवर्स दैट, रिलायंस जियो अगर रिवर्स करता अपनी डिसीजन, रतन टाटा जी नैनो नहीं चल रही तो रिवर्स करते, तो इट विल अफेक्ट मार्केट प्राइस. आराम से बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं बेटे, मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपके सामने कर रहा हूं. आई वांट टू प्रिपेयर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. सो बिफोर प्रिपेयरिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, इट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय अ टॉप लेवल, इट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट आई शुड नो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हाट आई मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई से दैट ऑल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, all expenses which involve huge sum of money, all expenses which are irreversible. For example, I can say, second point मैंने लिखा examples. क्या क्या लिखा? expansion. आप भी लिखो बेटे. second point में लिखो expand करना, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना. ठीक है जी. diversification, रिप्लेसमेंट. आप चेक करिए ना, आप चेक करिए, यू वॉन्ट टू परचेज अ न्यू मशीनरी, बाइंग और परचेज ऑफ न्यू नॉन करंट एसेट. बेटे ये सारी डिसीजंस या जो भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप चेक करो वेदर इट इज इरिवर्सिबल, वेदर इट विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस, वेदर इट इन्वॉल्व्स ह्यूज सम ऑफ मनी. इफ यस, देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिसीजंस को लेने से पहले टॉप लेवल को ये समझना पड़ेगा कि वाई दे वांट टू एक्सपैंड. क्या वो उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से अलाइन कर रही है, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिस्कस किया था. क्या वो जो डिसीजन ले रहे हैं, वेदर इट इज अलाइन टू देयर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वेदर इट विल इंक्रीज द मार्केट वेल्थ, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे वांट टू गो फॉर दैट, एंड हाउ मच मनी विल बी इन्वॉल्व्ड, एंड व्हेन इट विल बी इन्वॉल्व्ड, एंड फ्रॉम वेयर इट कैन बी अरेंज्ड. बेटे पैसा चाहिए, लेकिन आएगा कहां से? घर लेना है, लेकिन आएंगे कहां से पैसे यार? आपके पास कितने हैं? आप बोरो कितना करेंगे? कब चाहिए? ये सारा मुहैया जो कराता है बेटे, दैट इज नेम्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं आपको. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट उस बजट का नाम है जहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बातें करते हैं. हम ये कहते हैं कि हमें ये पैसे चाहिए, हम ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये पैसे यहां से आएंगे, ये पैसे यहां से आएंगे, एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द लोअर लेवल. क्योंकि जब वो ऑपरेशनल बजट्स बना रहे होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि दे वांट टू परचेज अ मशीनरी, टॉप लेवल वांट टू बाय अ मशीनरी, टॉप लेवल विल गो फॉर एक्सपेंशन, सो दैट दे कैन इनकॉर्पोरेट दोज आइडियाज व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑपरेशनल बजट्स.
तो बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का मतलब समझना है। आप लिखिए जी कैपिटल प्रोजेक्ट मस्ट बी अलाइंड विद द स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। सी पॉइंट। हम इस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा जो कैपिटल बजट्स हैं दोज मस्ट बी अलाइंड विद द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ द कंपनी। डी पॉइंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट मस्ट कम्युनिकेट अबाउट कैपिटल प्रोजेक्ट्स। जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, मुकेश अंबानी हैं, नारायण मूर्ति साहब हैं, सुनील मित्तल हैं, उनको बताना चाहिए नीचे लेवल को, सो दैट देयर हैज टू बी अ कोऑर्डिनेशन एंड दैट टाइम व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग ऑपरेशनल बजट्स दोज आइडियाज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। और ऑपरेशनल बजट्स, फंक्शनल बजट्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड दोज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो लिखेंगे जी फॉर द ईयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सो दैट व्हाइल डेवलपिंग दोज बजट्स दे कैन टेक केयर ऑफ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं भूपेश आनंद पहला बजट कंप्लीट भी कर चुका हूं। बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पहला। मैंने कहा बेटे फाइनेंशियल बजट, फंक्शनल तो लास्ट लेक्चर में खत्म हो गए थे। मैं आज फाइनेंशियल बजट में पहला बजट, पैसों की बात हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बातें हो रही है। अब मैं चेक कर रहा हूं सेकंड बजट कि पैसे आएंगे कहां से, फ्रॉम वेयर आई विल अरेंज कैश बजट, कैश मैनेजमेंट कह दें, कैश फ्लो कह दें, वर्किंग कैपिटल बजट कह दें, कुछ भी कह दें, मुझे मतलब नहीं है। मैं इस समय आपको इस दुनिया का सबसे आई वांट टू टेल यू द इंपॉर्टेंट बजट जिसका नाम है कैश बजट। बेटे आप हर रोज सुबह घर से बाहर निकलते हो ना, तो आप चेक करते हो कि आपके पास कैश कितना है। मेरी बात आप समझ रहे हो? आप लिखो, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, आप लिखो, एक सेकंड में आ रहा हूं। बेटा कैश बजट अब हम करने जा रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल बजट्स में हमें 4 बजट्स डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो भी ऑपरेशंस करनी है, जो भी खर्चे करने हैं, वेदर इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंस, वेदर इट इज द कैपिटल एक्सपेंस, पैसा आएगा कहाँ से। तो आप लिख रहे हैं कैश बजट, कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लो, or I can name it as working capital budget, because I want to find out that how much will be the working capital I require. Working capital is current assets minus current liabilities, तो कुछ वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है जी, तो लिखे आप, पहले लिख लें the cash budget traces, the cash budget traces, the cash budget traces the inflow and outflow of cash. इनफ्लोस, बिजनेस में, एंटिटी में, कंपनी में पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। व्हाट आर द इनफ्लोज एंड व्हाट आर द आउटफ्लोज ऑफ कैश। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। कैश सेल करते हैं, इट इज इनफ्लो। Cash received from accounts receivables, it is an inflow. Cash received from interest, it is an inflow.
कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इट इज अ इनफ्लो। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। बेटे आपको चेक करना है ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिससे पैसे आ रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। Whenever there is a change in that accounting equation, there has to be some inflow or outflow of cash. बड़ा सिंपल है। तो कैश बजट और कुछ नहीं, उन पूरी इनफ्लोज और आउटफ्लोज को एक साथ लिखना और उसका एस्टिमेट करके चेक करना कि भाई आप सुबह घर से निकलते हो, इतने पैसे हैं, ये मुझे रामलाल देगा, ये श्यामलाल देगा, ये मुझे मोहन को देने, ये बंटी को देने, ये बबली को देने, एंड में मेरे पास इतने पैसे बचेंगे। Similarly, as a management accountant, you have to calculate that how much balance, closing balance you should have, or how much closing balance you are left with in the cash. I am not talking of cash and cash equivalent. I am only talking of cash, रोकड़ा, ये पैसा। आइए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लिखें the cash budget traces the inflows and outflows of cash on a month to month basis, or on a week to week basis, और ऑन डे बाय डे बेसिस। कुछ भी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, या तो वीक बाय वीक बेसिस, या डे बाय डे बेसिस, और मंथ बाय मंथ बेसिस। कैश बजट जनरली हम डे बाय डे भी बनाते हैं। आप हर रोज चेक करते हो कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं और आपको कितने पैसे चाहिए, आपको कितने पैसे कहाँ से लेने हैं। तो बेटे यही काम एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी इस समय कमर सीधी करके लिख रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एग्जामिनेशन के लिए कैश बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लिख रहे हैं कैश बजट हैज फॉलोइंग 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स। कैश बजट के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं दोस्त। पहला रिसिट्स ऑफ कैश, दूसरा यूजेस ऑफ कैश, तीसरा कैश एक्सेस और कैश डेफिशिएंसी। अभी देखेंगे, आप लिखते जाओ यार। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कैश बजट हैज फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स। कैश बजट के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला रिसिट्स ऑफ कैश, पैसे आ कहां से रहे हैं, पैसे जा कहां रहे हैं, और आखिरी में कैश सरप्लस बचा या कैश डेफिशिएंसी बच गई। उधार लिया बैंक से या आपके पास एक्सेस पैसे बच गए। बेटे आपको मालूम है बचपन में आप सब ने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया था। ये होती थी रिसिट्स ऑफ कैश और ये होता था यूजेस ऑफ कैश, कि भाई रिसिट्स इतनी है, यूजेस इतनी है। रिसिट्स में से जब यूजेस लेस कर देंगे तो मैं कहता हूं दिस विल बी द बैलेंस ऑफ कैश लेफ्ट। ये होता है जी बैलेंस ऑफ कैश। मैं भूपेश आनंद जब कैश बजट प्रिपेयर करूंगा तो कुछ ऐसा ही बनाने वाला हूं। आई विल बी प्रिपेयरिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है जी, आइए मैं ऊपर लिख रहा हूं रिसिट्स ऑफ कैश में क्या क्या आइटम्स आ सकती हैं। आप लिखना स्टार्ट करें। रिसिट्स ऑफ कैश में क्या क्या आ सकता है आप लिखें। एक मिनट। बेटे रिसिट्स ऑफ कैश में मैंने लिखा कैश सेल्स। आपने जो कैश में बिक्री की, कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स, इट मींस जो क्रेडिट सेल्स की, उसके पीछे जो क्रेडिट पीरियड दिया उससे कितने पैसे आपको डेटर से अकाउंट रिसीवेबल से मिले। कुछ इसको रटना नहीं है यार, आप लिखो और कॉमन सेंस में यू कैन फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है ड्यू टू विच योर कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। Cash sales, cash is coming in the business. Cash collected from account receivables, cash is coming in the business. Cash received from sale of non-current assets, cash is coming in the business. And sale of non-current asset, cash is coming in the business. Similarly, I can easily find out what are the uses or disbursements of cash. Cash कहाँ गया?
कैश पेड फॉर परचेजेस, कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल, मैंने क्रेडिट परचेज की, उनको पेमेंट की, कैश पेड फॉर डिविडेंड, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, कैश पेड फॉर मशीनरी। अरे यार कोई भी ट्रांजैक्शन है अगर पैसे जा रहे हैं तो यूजेस में आएगा। इट मीन्स आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्टेड कैश यूज, आई एम कैलकुलेटिंग अ प्रोजेक्टेड कैश रिसिट्स। मैं इस समय प्रोजेक्टेड रिसिट्स ऑफ कैश निकाल रहा हूं और मैं इस समय प्रोजेक्टेड कैश यूजेस कैलकुलेट कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? लास्ट में मैं जब यूजेस और रिसिट्स को देखूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। आप सभी के सभी मेरे दोस्त हैं, इसलिए आप सभी कैश एक्सेस और कैश डेफिशिएंसी को भी निकाल रहे हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैश बजट। फर्स्ट इज कैश रिसिट्स, आपने लिख लिया। सेकंड इज कैश यूजेस, आपने लिख लिया। बेटे रिसिट्स में से जब यूजेस लेस करेंगे तो कैश सरप्लस आएगा या कैश डेफिशिएंसी आएगी। आप कोई भी अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचता है ना, या तो देनदारी होती है या लेनदारी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश एक्सेस और डेफिशिएंसी में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है जी, प्लस रिसिट्स ऑफ कैश माइनस यूजेस ऑफ कैश माइनस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट, कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपकी बॉडी में एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए सर्जरी से पहले, रामलाल की बॉडी की बात। सिमिलरली इन द बिजनेस वी हैव सम अमाउंट ऑफ कैश ऑलवेज, दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो हमेशा चल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज नेम्ड एज मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम अगर दिया होगा तो लिख देंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं ऊपर लिखा मैंने कैश एक्सेस और डेफिशिएंसी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस रिसिट्स ऑफ कैश माइनस यूजेस ऑफ कैश माइनस मिनिमम कैश बैलेंस इफ इट इज गिवन दैट दिस मच बैलेंस हैज टू बी देयर। इतना लेस करने के बाद, मतलब मैंने ये ओपनिंग और ये रिसिट्स जमा कर दी और ये दोनों लेस कर दिए, ड्रामा जो बच गया, अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेस कैश है और नेगेटिव आया तो डेफिशिएंसी ऑफ कैश है। मैं भूपेश आनंद इस समय, मैं सीए, मैं सीएस, मैं यूएसए, मैं सीएमए, मैं लंदन, आज आपके सामने खड़ा हूं बेटे, बातें कर रहा हूं। आप मेरे सामने एक बात और लिख रहे हैं, एक्सेस कैश अगर आ गया ना तो उसकी हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हम मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वी विल इन्वेस्ट समवेयर इन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स। और अगर डेफिशिएंसी आ गया तो मुझे बोरो करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करनी पड़ेंगी, मनी मार्केट से बोरो करना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, कैश क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है कि इफ देयर इज अ एक्सेस बैलेंस then this amount is to be invested as per the policy. I have to invest either in CD or in treasury bonds as the case may be as per the policy. मुझे वो पैसे घर में नहीं रखने हैं, मुझे कहीं इन्वेस्ट करने हैं। और अगर डेफिशिएंसी ऑफ कैश आ गया तो बेटे आपका पास बैलेंस कम है तो आपको जल्दी से या तो बोरोइंग करनी है या बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना है या आपने मनी मार्केट से उधार लेना है, मतलब आपको वो बैलेंस भरपाई करनी है। ये सारी बातें आपको तब समझ आएंगी जब आप कैश बजट प्रिपेयर करेंगे। तो बेटे सबसे पहले मैं अभी केस स्टडी कराने वाला हूँ, लेकिन कैश बजट को बनाने से पहले आप अगर उसका फॉर्मेट बना लें, आय हाय बेटे फॉर्मेट अपने हाथों से बनाओ दोस्त। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एमसीक्यू आएगा तब भी और नहीं आएगा तब भी, लॉजिकली बता रहा हूँ, आपको फायदा होगा। आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए गाना दिखा रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं पापा। पापा मेरी मंजिल है कहाँ? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। हिम्मत नहीं हारनी यार, आगे चलना है मेरे दोस्त। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी।
मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चाहता हूं कि आप लिखें, हेडिंग लिखें कैश बजट और फॉर्मेट फॉर द पीरियड। आप यहां पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा बेटा वो गलती हो गई, अभी मैं ठीक कर रहा हूं, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने यहां पर लिखा है जी ओपनिंग या बिगिनिंग या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आपको दिख रहा होगा मैंने फालतू की चीज़ें गलती से वो पेस्ट हो गई थी, मैंने वो डिलीट कर दी। ऊपर लिखा जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, मैंने लिख दिया। मैं रिपीट करके रब करके दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी से और अच्छा क्लियर दिखे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश। बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। मान लेते हैं हम फॉर्मेट बना रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, लेट इट बी दीज 3 मंथ्स। तो मैंने क्या लिखा जी, सबसे पहले लिखा बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस रिसिट्स ऑफ कैश, मतलब मेरे पास पैसे कहां से आएंगे। मैंने अभी आपको इसकी डिटेल ऑलरेडी बता दी है। कैश सेल से आएंगे, कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल से आएंगे, कैश सेल्स फ्रॉम नॉन करंट एसेट से आएंगे। फिर नीचे मैंने लिखा जी टोटल कैश अवेलेबल लेस पेमेंट्स ऑफ कैश। मैंने अभी बताया आपको यूजेस ऑफ कैश, डिसबर्समेंट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश कहाँ होगी। कैश परचेजेस, कैश पेड टू अकाउंट्स पेएबल, कैश परचेजेस, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इंटरेस्ट पेड, वो सब आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है जी। तो इसके बाद लेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया जी मिनिमम बैलेंस, मतलब मुझे इतना बैलेंस चाहिए। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में मिनिमम बैलेंस गिवन हो, अगर होगा तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है सर। आप जब सब लेस कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में आप चेक करेंगे कि वो एक्सेस कैश है या डेफिसिट कैश है, बिकॉज एक्सेस कैश हैज टू बी इन्वेस्टेड एंड डेफिसिट कैश हैज टू बी अरेंज्ड। वो हम क्वेश्चन करते करते देखेंगे। आप सभी कमर सीधी कर रहे हैं बेटे, 5 मिनट रह गए खाली लेक्चर के, और ये केस स्टडी बड़ी प्यारी सी है जी। आपने ये केस स्टडी कर ली ना तो एटलीस्ट आपने जो अभी तक कंसेप्ट समझे उसमें 10, 15, 20% इंक्रीज होगा, वैल्यू एडिशन होगा। कैलकुलेटर बाहर निकालने बेटे, हेडिंग लिखें प्रिपेयर कैश बजट। अप्रैल से लेकर जून तक के कैश बजट बनाना जी। इसका मतलब अप्रैल का बनाना है, मई का बनाना है, जून का बनाना है। अप्रैल का बनाना है, मई का बनाना है, जून का बनाना है। ठीक है जी। नीचे लिखी हुई है सेल। पहला कॉलम है मंथ्स का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। वो कहता है जी इन 5 महीनों की सेल दी हुई है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है जब बजट ही अप्रैल, मई, जून का बनाना है तो वाई दे हैव गिवन द सेल फॉर फरवरी एंड मार्च। उस बच्चे के कान पे थप्पड़ मारूंगा मैं अभी। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्या पता जरूरत हो जाए। सेकेंड कॉलम इज सेल्स। बेटर है आप यहाँ लिख लीजिए क्रेडिट सेल्स। थर्ड कॉलम इज परचेजेस, आप यहाँ भी लिख लीजिए क्रेडिट परचेजेस। फोर्थ कॉलम इज यू हैव पेड वेजेस टू द लेबरर्स। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। वैसे मैंने पहला कॉलम बनाया मंथ्स का, जिसमें 5 महीने दिए हुए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सेकंड कॉलम बनाया क्रेडिट सेल्स का। थर्ड कॉलम बनाया क्रेडिट परचेज का। फोर्थ कॉलम बनाया मैंने वेजेस का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, ये सेल्स गिवन है जी 1,80,000 एंड क्रेडिट परचेजेस 1,24,000 एंड वेजेस 12,000। इसी तरह से मार्च की दी हुई है, आप सब लिख रहे हैं। अप्रैल की दी हुई है, मैं जान के लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ कि आप लिखें।
आपको थोड़ी शर्म आ जाए और आप लिखें, और जून की दी हुई है। बेटे मन तो बेईमान है, मन तो कहेगा बेकार है, मत कर मत कर मत कर मत कर, थप्पड़ मारो ऐसे मन को। लिखो 100, वो लिखा जी 50%, 100 कह रहा कोई बच्चा, 50 आइए 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है जो जनवरी में हमने सेल की थी ना क्रेडिट, उसके आधे पैसे तो फरवरी में मिलेंगे। अच्छा, आधे कब मिलेंगे देख लेते हैं, और इंफॉर्मेशन दी है। एंड द रिमेनिंग 50% विल बी रियलाइज इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। इसका मतलब आधे पैसे फरवरी में और आधे मार्च में। अगर जनवरी की जो सेल है उधार की हुई सेल, जनवरी में पैसे नहीं मिल रहे, वी आर प्रिपेयरिंग अ कैश बजट, सो आई शुड नो व्हेन आई विल बी गेटिंग दोस फंड्स। द सेल ऑफ जनवरी आई विल नॉट बी गेटिंग कैश इन द मंथ ऑफ जनवरी, 50% आई विल बी गेटिंग इन फरवरी एंड 50% इन मार्च। आई थिंक लॉजिकली आपको बात समझ आ रही है, लिख लो यार, लिख लो। नेक्स्ट इज अकाउंट्स पेबल आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेस। मतलब अकाउंट्स पेबल में हम सारे पैसे पे कर देते हैं अगले महीने, मतलब जनवरी की जो क्रेडिट परचेज थी वो सारी पे कर देंगे हम फरवरी में, फरवरी की जो क्रेडिट परचेज थी वो हम सारी पे कर देंगे मार्च में, मार्च की जो क्रेडिट परचेज थी वो अप्रैल। इट मीन, आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है जी। आपको कैश बजट बनाना है, आप सभी को कैश बजट प्रिपेयर करना है। कैश बैलेंस इन द अप्रैल, वो कहता है जी आपको 3 महीने का बनाना है, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्च का पता होना चाहिए, विच विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल, and closing balance of April will become the opening balance of May, and the closing balance of May will become the opening balance of June. I know that. भाई एक दिन का क्लोजिंग, अगले दिन का क्या होगा ओपनिंग, तो 25,000 रुपये वो कह रहा है ओपनिंग बैलेंस है जी अप्रैल का। तो मैं आ गया साहब, आ गया। आज आपके सामने भूपेश आनंद कैश बजट की बातें करेगा। बेटे आप सभी रजिस्टर ओपन कर लो, लाइंस ड्रॉ कर लो, कैलकुलेटर बाहर निकाल लो, पहला कॉलम बनाओ पर्टिकुलर्स का, दूसरा अप्रैल का, फिर मई का और फिर जून का। आपको मैंने अभी अभी फॉर्मेट बताया है। इट विल बी स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। आपको ये वाला बैलेंस अभी नहीं पता, अभी देखेंगे कैसे आया, ये कैसे आया ये देखेंगे। मैंने ऐसे जान के कैलकुलेट करके रख दिया। आपको ये पता है, मैंने ग्रीन सिग्नल रख दिया जो आपको पता है 25,000। आप अभी अप्रैल मई जून तीनों महीनों का एक साथ बैलेंस मत लिखना, निकाल ही नहीं सकते यार। तो अप्रैल का बैलेंस आपने लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, रिसिट्स ऑफ कैश सेकंड हेड आएगा। पहला हेड है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, दूसरा हेड है रिसिट्स ऑफ कैश, और उस रिसिट्स ऑफ कैश में कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। पहले इसके लिए हम समझ लेते हैं। बेटे वो कह रहा है कि जो सेल फरवरी में हुई थी उसके आधे पैसे तो मार्च में मिल जाएंगे और आधे अप्रैल में मिल जाएंगे। अब समझ आया आपको कि आपको उसने फरवरी के महीने की सेल क्यों दी, जबकि आपको बजट बनाना है कैश बजट अप्रैल से। स्टिल उसने आपको फरवरी के महीने की सेल दे दी, क्योंकि फरवरी की जो सेल है उसके 50% पैसे मार्च में मिलेंगे और 50% पैसे अप्रैल में मिलेंगे। अप्रैल में इट विल बी अ रिसिट एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ बजट फॉर अप्रैल। चलिए जी, तो आप चेक करिए क्रेडिट सेल्स है कितनी फरवरी की, 1,80,000। तो 90,000 रुपये यहाँ मिले, 90,000 रुपये यहाँ मिले। अच्छा, फरवरी के बाद मार्च में सेल कितनी है, 1,92,000। तो 96,000 अप्रैल में मिले और 96,000 मई में मिले। कितना इजी अगर आप एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाते हो और मेरे साथ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो। ठीक है सर। अप्रैल के बाद हम आ गए अप्रैल में। अप्रैल के पैसे आधे कब मिलेंगे, मई में, और आधे कब मिलेंगे, जून में। अच्छा, मई के पैसे कब मिलेंगे, आधे 1,74,000 की। आई हैव सोल्ड 1,74,000 गुड्स क्रेडिट सेल्स। 50% ऑफ दैट आई विल बी गेटिंग इन द मंथ ऑफ जून एंड 50% इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस समय अप्रैल, मई और जून का कॉलम वाइज टोटल कर रहा हूं। मैं
अप्रैल मई जून का कॉलम वाइज टोटल कर रहा हूं, अप्रैल का, मई का, जून का मैं कॉलम वाइज टोटल कर रहा हूं दोस्त, आराम से देख लीजिए, आप कोई जल्दी है नहीं वैसे। अप्रैल मई जून का कॉलम वाइज टोटल कर रहा हूं, 1,86,000 मैंने लिख भी दिया जी, वहां से कैलकुलेट किया। फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया जी 1,50,000, आई हैव रिटन देयर। फिर मैंने कैलकुलेट किया जी 1,41,000, ये भी मैंने कैलकुलेट किया। मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? टोटल कर दीजिए रिसिट्स ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, पहले अप्रैल का निकालिए 2,11,000। बेटे मई का भी नहीं कर सकते क्योंकि मई का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, पहले अप्रैल का महीने को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। अप्रैल के महीने को टोटलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स पेबल 1,44,000, चेक करते हैं कैसे निकाला। देखो जी, फरवरी में जो सेल हुई उसको मार्च में पे किया, मार्च वाली अप्रैल में पे किया। इसका मतलब आपने 1,44,000 की जो परचेज की थी, आपने 1,44,000 की जो परचेज की थी मार्च में, उसको आपने अप्रैल में पे किया होगा। आप चेक करो, मैं वही लिख रहा हूं 1,44,000। हैव अ लुक बेटे, बड़ा इजी है यार। और जो परचेज आपने अप्रैल में की थी वो मई में पे कर रहे हो, और जो मई में की थी वो जून में कर रहे हो, एक महीने बाद कर रहे हो, और क्या, और वेजेस उसी महीने की दे रहे हो। तो आप चेक करो, वेजेस क्या उसी महीने की दे रहे हैं? बेटे उस महीने की कितनी है? अप्रैल की कितनी है? 11, मई की कितनी है? 10, जून की कितनी है? 15। तो 11, 10, 15, आप चेक करिए जी, 11, 10, 15। कैलकुलेटर अगर हो, इरादे बुलंद हो, बात लॉजिकली समझने की एक इच्छा हो, तो भगवान आ जाते हैं यार। ये तो कैश बजट है। क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया अब, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज आई एम नॉट गिवन द मिनिमम बैलेंस, तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर दिया। मुझे लगता है मैंने आपको बड़ी सारी बातें बता दी हैं, मैं आगे चल रहा हूँ, और मेरे को आज ही लास्ट पॉइंट बताना है जिसका नाम है बजटेड बैलेंस शीट। बेटे बजटेड बैलेंस शीट बनानी हो, या परफॉर्मा बैलेंस शीट बनानी हो, या बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी हो, या परफॉर्मा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी हो, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मास्टर बजट हमने बनाया था, मास्टर में मैंने फाइनेंशियल और फंक्शनल बजट्स बनाए थे। फाइनेंशियल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शनल हम लास्ट लेक्चर में कंक्लूड कर चुके थे। फाइनेंशियल में मैंने अभी तक 2 बजट्स बता भी दिए, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा कैश। थर्ड बजटेड बैलेंस शीट आज जिसकी डिस्कशन शुरू कर दी। फोर्थ बजटेड कैश फ्लो जिसकी डिस्कशन शुरू कर दूंगा। तो मैं आपको कुछ चाहता हूं कि कुछ आप लिखें। मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, माय मेन ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू प्रिपेयर मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, बजटेड बैलेंस शीट बनानी थी, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन बनानी थी, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी थी। उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, फंक्शनल बजट्स बनाए, फाइनेंशियल बजट्स बनाए। अब मैं आपसे चाहता हूं कि एक छोटी सी 1-2 बातें लिख लेंगे तो बेटा अच्छा लगेगा। इट इज अ समरी ऑफ मैनेजमेंट्स ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल प्लान्स। क्या? मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ समरी ऑफ operational function operating or functional and financial plans expressed as a set of budgeted financial statements। अभी तक जो भी कुछ किया ना, उन सब का जुमावड़ा, उन सब को टोटल कर दें, आज एक साथ लिख दें, उसी का नाम है मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें बेटे 3 कंपोनेंट्स हैं मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक है बजटेड इनकम स्टेटमेंट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एक है बजटेड बैलेंस शीट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक है बजटेड कैश फ्लो विच वी हैव डिस्कस इन यूनिट 1 सेक्शन ए। अभी देखेंगे, आप लिखो पहले, मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। जो हम ये स्टेटमेंट्स बनाएंगे, हर महीने की बना सकते हैं, क्वार्टर वाइज बना सकते हैं, ईयर की भी बना सकते हैं, जनरली महीने की बनाते हैं, और इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं जी, लिखें 1 सेकंड में आ रहा हूं मैं आज।
master budget financial statements will be prepared for each month and it will be comprises of 3 major statements. One is परफॉर्मा कह दें या बजटेड कह दें बैलेंस शीट, परफॉर्मा कह दें या बजटेड कह दें इनकम स्टेटमेंट, परफॉर्मा कह दें या बजटेड कह दें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. तीन बातें मैंने आपके सामने लिखी है, परफॉर्मा और बजटेड बैलेंस शीट, परफॉर्मा और बजटेड इनकम स्टेटमेंट, परफॉर्मा और बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. अब परफॉर्मा बजटेड बैलेंस शीट में क्या आता है? परफॉर्मा बजटेड बैलेंस शीट में वी प्रिपेयर, वी राइट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इट इलस्ट्रेट्स हाउ ऑपरेशंस अफेक्ट द कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी. बेटे बैलेंस शीट हम देखेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, खाली एक हल्का सा एक आइडिया कि भाई बैलेंस शीट में हम क्या क्या लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं, लायबिलिटीज लिखते हैं, इक्विटी लिखते हैं. और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सबको पता है, assets is equal to liabilities plus equity. This is source of cash, this is uses of cash. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. Statement of cash flows, बेटे I have discussed in detail in you know cash flow statement. इसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज. तो आप लिखें it represents projected sources and projected uses of fund. And fund means cash and cash equivalent. कैश या कैश जैसा, जैसे कैश, सॉफ्ट कैश, बैंक बैलेंस, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, बेटे वो कैश जैसे ही तो हैं. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. इट ग्रुप्स द एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज. पता है आपको ऑपरेटिंग क्या होती है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा. मैं एक बात बस कहना चाहता हूं दोस्तों, आप सबको, आप सभी को, कि मैंने अभी कंसेप्ट नंबर 4 ही कवर किया है. अप टू कंसेप्ट नंबर 4 आई हैव कवर्ड बजट्स, मास्टर बजट, बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फंक्शनल बजट्स, फाइनेंशियल बजट, सेल्स बजट, ऑपरेशनल बजट्स, कैपेक्स बजट्स. और सच में कह रहा हूं, मैंने बड़े मन से आपको बताने की कोशिश की है. बेटे अब जो बाकी कंसेप्ट है ना 15, ये समझ लो बड़ी जल्दी जल्दी कंप्लीट होने वाले. एक ही क्लास में 4 और 5 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं. उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं. बेटे ज़्यादा तब आएंगी जब आप कैलकुलेटर से मेरे साथ साथ कैलकुलेट करोगे, कमर सीधी करके बैठोगे. गोइंग कंसर्न, बेटे इरादे बुलंदियों पे होने चाहिए, तभी तो लाइफ में सब कुछ मिलता है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.